जैसे ही ये सवाल पूछे कि कच्चे तेल का सबसे उपयोगी भंडार कहाँ है, तो सऊदी अरबिया में। अब सवाल आता है, बार बार एग्जाम में आप लोग देखोगे, पिग्मी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं। तो पिग्मी जनजाति के लोग सबसे ज्यादा अफ्रीका महादेश में रहते हैं, और वो भी भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, जो विषुवत रेखा है उसी क्षेत्र में पिग्मी जनजाति के लोग ज्यादा रहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन लहासा है, लहासा तिब्बत में है आपका लहासा, लेकिन तिब्बत तक चीन के कब्जे में चला गया। नेक्स्ट है एलिफेंटा दर्रा, किस देश में है, तो बड़ी प्रसिद्ध है एलिफेंटा दर्रा, पर्यटक बड़े पैमाने पर जाते हैं, यह श्रीलंका में स्थित है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ है, श्रीलंका में स्थित है। विश्व में विशालतम रेलवे किस देश में है, तो ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी रेल परियोजना और सबसे विकसित रेल परियोजना अमेरिका में है। भारत रेल के परियोजना में दूसरे स्थान पर है, नंबर 1 है अमेरिका और दूसरे स्थान पर है भारत। लेकिन यदि ये पूछे कि सबसे ज्यादा बुलेट ट्रेन कहाँ है, तो चीन उत्तर हो जाएगा, सबसे ज्यादा बुलेट ट्रेन चीन होगा। और यही सवाल पूछे कि सबसे पहले बुलेट ट्रेन कहाँ चली थी, तो ये उत्तर जापान होगा। सबसे पहले बुलेट ट्रेन जापान में चली थी, और वो भी टोक्यो से क्योटो के बीच में, टोक्यो से क्योटो के बीच में। भारत में जो है 2022 में संभावित है कि बुलेट ट्रेन चलेगी, और वो भी अहमदाबाद मुंबई के बीच में, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन देश करता है, ये हजारों एग्जाम में आ चुका है, हमेशा आएगा, एकदम रट के रखिएगा आप लोग, ब्राजील, गलत नहीं होना चाहिए। कॉफी के सबसे बड़ा विश्व का निर्यातक देश भी ब्राजील है, और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी ब्राजील है। ध्यान रखेंगे, कॉफी के बगान को फजेंडा कहते हैं, कॉफी के बगान को फजेंडा कहते हैं। और साओ पालो बंदरगाह कॉफी निर्यात के लिए विश्व प्रसिद्ध है। साओ पालो बंदरगाह कॉफी निर्यात के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत में कर्नाटक कॉफी उत्पादन में नंबर 1 है, भारत में कर्नाटक कॉफी उत्पादन में नंबर 1 है। लेकिन भारत की कॉफी अधिकांशतः निर्यात कर दी जाती है, क्योंकि भारत में लोग कॉफी उतना पसंद नहीं करते। हाँ, चाय सबसे ज्यादा विश्व में पीने वाले भारतीय ही हैं। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन कौन करता है, तो मलेशिया। विश्व में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन कौन करता है, मलेशिया। लेकिन यही सवाल पूछ दे कि भारत में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन कौन करता है, तो उत्तर होगा आपका श्रीलंका। हाँ, एक और सवाल है कि एनु जनजाति कहाँ निवास करती है, एनु जनजाति कहाँ निवास करती है, तो जापान में, जापान में एनु जनजाति निवास करती है। उनका अभी भी पूर्णतः विकास नहीं हो पाया है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, आते रहेगा, सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, जो आपके जम्मू कश्मीर में विस्तृत है। सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। जनसंख्या के दृष्टि से ये तो सब लोग जानते हैं कि भारत का स्थान विश्व में नंबर 2 है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में नंबर 2 है, लेकिन लोकतंत्र की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में नंबर 1 है। लोकतंत्र की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में नंबर 1 है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा चीन है, और जनसंख्या में सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। तो ये सब रखना चाहिए एकदम कंठस्थ ही। आगे, चीन एवं भारत के बीच सर्वाधिक जनसंख्या वाला, चीन एवं भारत के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला विश्व का देश कौन है, तो ध्यान रखिएगा, चीन नंबर 1 है, भारत नंबर 2 है, और फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही तीसरा पोजीशन पर है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से 4 गुना बड़ा हम लोग हैं, और हम लोगों से 1.25 गुना बड़ा पॉपुलेशन में चीन है। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है, और हमारी आबादी 133 करोड़ है, या उससे ज्यादा ही हो सकती है। अब तो 2021 के सेंसस रिपोर्ट से पता चलेगा। अगर कोरोना महाराज कुछ ज्यादा क्षति नहीं किए तो हम लोग रिकॉर्डेड बढ़ते हैं और बढ़ते भी रहेंगे। आगे सवाल है, बेंगई क्या है, तो बेंगई मध्य एशिया की एक जनजाति है जो अभी भी सभ्य समाज से नहीं जुड़ पाई है और अर्धनग्न अवस्था में रहती है।
नेक्स्ट है आपका कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं। ये भी प्रतियोगिता परीक्षा में बराबर आते रहता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को। स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी है और निरंतर जागृत है, आग निकालते रहता है, उसी को संकेत मानकर और जहाज के परिचालन करने वाले लोग जहाज का परिचालन करते हैं, दिशा का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट, इरावदी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है। ये बार बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। म्यांमार में है इरावदी नदी। शरावती नदी इंडिया के कर्नाटक में है। शरावती इंडिया के कर्नाटक में है और इरावदी नदी म्यांमार में है और यांगून शहर वहां बसा है। इरावदी नदी के किनारे यांगून शहर बसा हुआ। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, विश्व का सबसे बड़ा जहाजों को आश्रय देने वाला, यानी कि हार्बर कह सकते हैं, पोताश्रय कह सकते हैं, रॉटरडम है। रॉटरडम एक बार में वहां लगभग 3000 जहाजें अपना लंगर डाल सकती है। 3000 आसपास के क्षेत्रों में रॉटरडम है। नेक्स्ट है पैगोडा का या ब्लैक पैगोडा का देश किसे कहते हैं। ब्लैक पैगोडा का देश या पैगोडा का देश किसे कहते हैं, तो म्यांमार को। ध्यान रखेंगे, म्यांमार एक ऐसा विश्व का देश है, एकमात्र देश जो बौद्ध देश है। म्यांमार एक बौद्ध देश है। उसका पहला का नाम था, पुराना नाम था वर्मा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल है कि चीन के शोक किस नदी को कहते हैं। वांगहो नदी को। वांगहो नदी जो है वह चीन की शोक कहा जाता है। टीन के उत्पादन में नंबर 1 देश कौन है, तो मलेशिया। टीन के उत्पादन में नंबर 1 देश कौन है, मलेशिया। और विश्व की जब सवाल पूछ दे कि सबसे बड़ी नदी कौन है, तो ध्यान रखेंगे कि अगर सबसे लंबी पूछे तो आपका नील होगा। नील नी ल आ गया, ल माने लंबी, और नाम भी देखिए ऐसा है, पतला छोटा 2 लीटर का। और वही अमेजन फैला हुआ। तो पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए अमेजन। और विश्व की सबसे लंबी अगर प्रश्न है तो उत्तर होगा नील नदी। नेक्स्ट, विश्व में सबसे ऊंची झील कौन है। विश्व में सबसे ऊंची झील कौन है, तो ये ऑप्शन देखना चाहिए। ठीक है, इस ऑप्शन में दिया है ठीसो सिकरू, टीटीकाका, लेक सुपीरियर और देवताल। तो यहाँ उत्तर होगा ठीसो सिकरू। ठीसो सिकरू ये सबसे जो है आपका ऊंची झील माना जाता है इन चारों में। बंगाल का शोक किसे कहते हैं, बार बार एग्जाम में आता है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और यदि यही पूछे कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। कारण क्या है शोक का, कि यह नदी अपना मार्ग बदलते रहती है, यानी एक मार्ग पर नहीं बहती। एकाएक इसमें पानी की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि किनारों पर बने हुए डैम भी टूट जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत की जो जनसंख्या है यह विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। आज सर्च करेंगे आप कि भारत की जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% है। 17.5%। इतना ज्यादा आबादी हम लोग बढ़ाए हुए हैं। और यही यदि देखा जाए कि हमारा क्षेत्रफल कितना विश्व के सापेक्ष है, तो 2.43%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के सापेक्ष 2.43, लेकिन पॉपुलेशन में 17.50% है। यानी हम इतना ज्यादा विकास कर रहे हैं ड्यू टू इलिटरेसी एंड कल्चरल सोसाइटी। यहाँ साइंटिफिक सोसाइटी नहीं है और लिटरेसी का रेट काफी कम है। और वर्तमान में हमारे राजनेता जो दिमाग अपना लगाए हैं, देख ही रहे हैं आप लोग कि शिक्षा के लिए कार्य मत कीजिए, कार्यकर्ता बढ़ाइए। सभी पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं के विकास के लिए, अपने अपने कार्यकर्ताओं के संख्या के बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं। और किन प्रकारेण देश के पैसे को लूट कर और अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। देख नहीं रहे हैं कि गांव का जो लफुआ था वो नेता हो गया, जो बदमाश था कॉलेज में डिस्टर्ब करता था पढ़ाई को वो नेता हो गया, चोरी और उचक्का का काम करता था वो नेता हो गया, क्योंकि उसके पास पैसा आ गया। और हमारे यहाँ वोट का जो मान है ना वो सब का बराबर है। जितना राष्ट्रपति के वोट का मान है उतना ही एकदम गरीब और अशिक्षित व्यक्ति का भी वोट का मान उतना ही है।
और यही कारण है कि जो अशिक्षित है, अज्ञानी है, वो कई बार पैसों पर बिक जाता है और राष्ट्रपति से ज़्यादा वैल्यूएबल वोट इसका हो जाता है। तो इस तरीके से यह कई संख्या में जाके दे देगा, अकेला भारत के राष्ट्रपति दें और 2 अगर जाकर अशिक्षित जाहिल भी वोट दे दे तो इसका वोट ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा, क्योंकि 2 वोट पड़ गया। राष्ट्रपति कितना हो शिक्षित है, उनका 1 वोट माना जाएगा। यही कारण है कि सरकार भी, राजनीतिक पार्टियां भी एक से एक नचनिया बजनिया को, कीर्तनिया को टिकट देकर और अपने पार्टी के हौसला अफजाई और सीटें प्राप्त करने की कोशिश करती है, ताकि इन किन प्रकारेण इस पूरे देश के लाभ को ये राजनेता प्राप्त कर सके, जनता को इसका लाभ न हो सके, केवल पॉपुलेशन डेवलप होगा ही। देखिए होंगे श्रीमती इंदिरा गांधी 1975 में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की और कहा हम 2 हमारे 2। और पहले उन्होंने सम्मानित व्यक्ति शिक्षकों पर प्रयोग किया कि जिन शिक्षक के 2 या 2 से अधिक संतान हो चुके हैं वे स्वेच्छा से 40 लाख लोग नसबंदी करवा लें, पुरुष लोगों की उन्होंने कहा था। लेकिन देखते देखते 80 लाख लोगों की नसबंदी हो गई और जब 81 में काउंटिंग किया गया सेंसस रिपोर्ट जनसंख्या का, तो रिकॉर्डेड डेवलपमेंट जनसंख्या की हुई। इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चला दिया गया। इंदिरा गांधी जो है इमरजेंसी भी लगाई तब भी सुरक्षित नहीं रह सकी, उनके सत्ता जो है समाप्त हो गई और उन्हें जेल में तक तिहाड़ जाना पड़ा इन किन प्रकार। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में जो है अच्छा काम करने वाले को कहाँ स्थान मिलता है। यहाँ बस सत्ता को इन किन प्रकारेण हथिया लेना है, बस वही। तो देश की पॉपुलेशन कंट्रोल होना संभव नहीं है, या देश की समस्या का समाधान, जितने प्रॉब्लम है उसमें वृद्धि ही होगी, क्योंकि उसको नियंत्रित करने का प्रयास नहीं होता। आप कोरोना में देख लिए होंगे कि जितने प्रयास हुए थे कोरोना के कंट्रोल करने के लिए, उतना ही ज्यादा तेज गति से फैला है। भारत जैसा जहाँ लोगों के सचलता कम है, परिवहन का विकास कम है, गाड़ी का विकास कम है, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते कम है, यहाँ छुआछूत पहले से ही फैला हुआ है और लोग दूरियां बनाकर एक दूसरे से रहते हैं। कंजुगेटेड सोसाइटी है, आइसोलेटेड सोसाइटी पहले से है, और फिर भी अगर कोरोना इतना फैल गया है तो समझ सकते हैं कि कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है। और यही कारण है कि भारत जैसे देश में भी कोरोना तीव्रता से फैल रहा है, कहर बरपा रहा है। तो पॉपुलेशन तो डेवलपमेंट होगा। आगे ध्यान रखेंगे। अगला सवाल हमारा कि कौन सा देश है जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। ये मध्य प्रदेश में भी आया है और बीपीएससी में भी आया हुआ है। सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या इंडोनेशिया में है। सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या इंडोनेशिया में है। आगे सवाल है कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जो मुसलमानों के पॉपुलेशन के आधार पर दूसरा बड़ा देश है। तो जी भारत है। उत्तर होगा भारत है। मुसलमानों के पॉपुलेशन के आधार पर दूसरा बड़ा देश भारत है, जबकि 2 मुस्लिम कंट्री यहाँ से अलग हट चुके हैं। एक पाकिस्तान अलग हट चुका है और दूसरा बांग्लादेश अलग हट चुका है। 2 मुस्लिम कंट्री अलग हटने के बावजूद भी मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उसमें हम लोग सेकंड है, और कारण इसके पीछे है हमारी हिंदुइज्म। जो हिंदू धर्म के नेता हैं वो इस तरीके से इसको लेकर चले हैं कि एकदम जात पात छुआछूत ऊंच नीच के भेदभाव ने हिंदुओं को इतना तोड़ दिया कि कुछ हिंदू समुदाय के लोग ही इस्लाम को ग्रहण करके समानता के सिद्धांत का अनुसरण किए। वो लोग आज भी छुआछूत करते हैं और जो भी उनकी राशियां मिलती हैं बस पाने के काम में करते हैं, अपने धर्म के उत्थान के लिए काम नहीं करते। लास्ट सवाल है, विश्व की कुल जनसंख्या कितनी प्रतिशत एशिया में निवास करती है। तो ध्यान रखेंगे 50% से अधिक आबादी एशिया में केवल निवास करती है, और एक ढंग से पॉपुलेशन ले लिया जाए तो यह लगभग 60% के आसपास हो जाता है। तो धन्यवाद, नमस्कार। हम लोग आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास।